हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्री नेट जेआरएफ फिजिक्स। आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले देखिए। पहले हम हीट इंजन की बात करेंगे, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी, हीट इंजन की एफिशिएंसी की, इनकी बात करेंगे। देन हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ की क्या लिमिटेशंस थी, ठीक है, जिनकी वजह से कि सेकंड लॉ की ज़रूरत पड़ी। सेकंड लॉ क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हीट इंजन से। हीट इंजन होता क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो हीट को मैकेनिकल वर्क में चेंज करने के काम में आता है, ठीक है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। अब इस डिवाइस में क्या क्या होना चाहिए? एक तो होता है हीट सोर्स, एक होता है मैकेनिकल सिस्टम, एक होता है हीट सिंक। जैसे मैं डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ यहाँ पर, तो ये हीट सोर्स है जो कि टेम्परेचर T1 केल्विन पे है। ये हीट सिंक है जिसका टेम्परेचर क्या है, T2 केल्विन है। यहाँ पर कोई मैकेनिकल सिस्टम है, जो मैंने सर्कल कर रखा है ना, इट इज़ अ मैकेनिकल सिस्टम। अब इसका यूज क्या है? हीट सोर्स किस काम में आता है, ठीक है। तो हीट का सोर्स है, मतलब इससे हीट ली जाएगी, ठीक है। ये हीट सोर्स जो है वो इस सिस्टम को हीट देने के काम में आता है। देन ये मैकेनिकल सिस्टम है, ये कुछ वर्क करता है, ठीक है। वर्क करके क्या करता है, इस सिस्टम की हीट को डिक्रीज़ करता है। यानी कि यहाँ से इसने मान लीजिए Q1 हीट ली, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस हीट से वर्क करेगा। अब कुछ यूज़फुल वर्क W हुआ, और हीट इसमें से इतना वर्क करने के बाद जो हीट बच जाती है, ठीक है, तो जो बची हुई हीट होती है, मान लीजिए वो Q2 है, तो वो हीट सिंक को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हीट इंजन वर्क करता है। आया समझ में क्या हो रहा है? यहाँ पर जो T1 है ना टेम्परेचर, वो T2 से ज़्यादा है। सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। T1 इज़ ग्रेटर देन T2, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कोई मैकेनिकल सिस्टम था, इसने यहाँ से Q1 हीट ली, कुछ यूज़फुल वर्क W किया, देन बची हुई हीट Q2 को सिंक को दे दिया, और वापस जो सिस्टम है वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो जो पूरा प्रोसेस था ना, इसको बोलते हैं हम वन साइकिल, और इसको प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हीट इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है। अब देखिए हम बात करते हैं हीट इंजन की इफ़िशियंसी की, ठीक है। तो हमको पता है कि सारी जो हीट है वो W में कन्वर्ट हुई क्या? नहीं, कुछ हीट जो है वो वापस इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी यूज़फुल वर्क कितना हो रहा है उसका, और हीट हमने यहाँ से कितनी ली इस सिस्टम ने, उसका रेशियो इफ़िशियंसी कहलाता है। किस किस का? यूज़फुल वर्क जो हुआ है और हीट सोर्स से कितनी ली गई है उसका रेशियो। तो इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन की हम बात करते हैं। रेशियो ऑफ यूज़फुल वर्क डन बाय द मैकेनिकल अरेंजमेंट ऑफ द इंजन के मैकेनिकल अरेंजमेंट ने जो यूज़फुल काम किया है, एंड द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द हीट सोर्स, और हीट सोर्स से जितनी हीट ली गई है उनका रेशियो को हम इफ़िशियंसी बोलते हैं। इफ़िशियंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा से क्या होता है, यूज़फुल वर्क डिवाइडेड बाय हीट रिसीव फ्रॉम द सोर्स, तो W डिवाइडेड बाई Q1। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर हम लगाते हैं तो डेल्टा Q किसके बराबर होगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा W के, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, अगर यहाँ पर कोई और दूसरे तरह का हीट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर कोई दूसरा हीट लॉस नहीं हो रहा है, तो ये जो मैकेनिकल सिस्टम है ये कुछ वर्क करने के बाद वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि सिस्टम की, यानी जो वर्किंग सब्सटेंस है ना, ये वर्किंग सब्सटेंस की जो इंटरनल एनर्जी उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। साइक्लिक प्रोसेस था ये, ठीक है, इसने ये पूरा प्रोसेस किया साइक्लिक, और वापस इनिशियल स्टेट में आ गया, तो DU जीरो हो गया। तो डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W फर्स्ट लॉ से। चेंज कितना हुआ हीट में, Q1 लिया, Q2 वापस इधर दे दिया, तो इसकी हम बात कर रहे हैं, तो Q1 माइनस Q2 चेंज हुआ। डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। वर्क कितना हुआ, तो हमने बोला है कि इस मैकेनिकल सिस्टम ने, इस वर्किंग सब्सटेंस ने W वर्क किया, तो ये W के बराबर हो गया। तो वर्क इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। अब इफिशियंसी नीटा क्या था, W डिवाइडेड बाई Q1। W की वैल्यू क्या है, Q1 माइनस Q2, उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो आएगा 1 माइनस Q2 बाय Q1। अब अगर इस इफ़िशियंसी हमको परसेंटेज की फॉर्म में बताना है, तो परसेंटेज इफ़िशियंसी नीटा जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100%, ठीक है। तो ये था हीट एनर्जी का कंसेप्ट, सॉरी हीट इंजन का। हीट इंजन क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वर्क क्या होता है, इफ़िशियंसी किस तरीके से दी जाती है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या है, सेकंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, सेकंड लॉ कहाँ से आता है। तो देखिए फर्स्ट लॉ में हमने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा, ठीक है, और हमने देखा कि कुछ हीट जो है वो वर्क में क्या था फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। ये पूरा हम पढ़ चुके हैं कि हीट में जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क, यानी वर्क डन कितना होता है। अब ये जो लॉ है ना वो ये नहीं बताता है कि क्या मतलब टोटल जितनी भी हम हीट दे रहे हैं ना वो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। दिस लॉ डज नॉट रिवील दैट हीट कैन बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क और नॉट, ठीक है। और साथ में क्या है कि ये भी नहीं बता रहा है कि हीट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, क्या नहीं बता रहा है। एक तो ये कि दो चीज़ें नहीं बता रहा है ना, पहली तो क्या है कि हीट जो है वो कम्प्लीटली वर्क में ट्रांसफ़र हो सकती, कन्वर्ट हो सकती है, नहीं हो सकती है। और सेकंड चीज़ क्या नहीं बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पता नहीं पड़ रही है। अब देखिए अब इसका नहीं डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो का सेंस बताती हूँ मैं। मान लीजिए ये कोई सिस्टम है ए, ये कोई सिस्टम है बी, ठीक है, ये ए ये बी। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर जो है वो मान लीजिए आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये है बी, ये है ए। एक काम करते हैं, इसी को ए इसी को बी मान लेते हैं। अब ए का जो है वो 30 डिग्री है और बी का जो है वो 100 डिग्री है। तो ये हमको ये नहीं बताएगा कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही, फर्स्ट लो से हमको ये चीज़ पता नहीं पड़ती है। इससे क्या पता पड़ता है कि ठीक है हीट का एक्सचेंज होगा, हीट जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फ़्लो होगी, बट डायरेक्शन पता नहीं पड़ेगी कि ये इस तरीके से हो रही है, इस तरीके से किस डायरेक्शन के अंदर फ़्लो होगी। अब हम बात करते हैं, हमको अब पता है जैसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए तो कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है जब उसमें कोई एक्सटर्नल वर्क ना किया जाए, ठीक है ना। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं किया जा रहा है तो स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली कैसे फ्लो होती है, तो वो होती है हाई से लो टेम्परेचर की तरफ। तो ये चीज़ तो पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसमें यहाँ से यहाँ जाए तो पॉसिबल है क्या, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाई से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूँ डायरेक्शन को बताने के लिए, तो देखिए कोई व्हील है, ठीक है, यह व्हील रोटेट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन की वजह से इसकी जो कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, फ्रिक्शन होगा हीट जनरेट होगी, ठीक है, फ्रिक्शन होगा हीट जनरेट होगी, तो इसकी कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। यहाँ तक तो सही है, ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि एनवायरनमेंट से यानी सराउंडिंग से ये जो व्हील है वो हीट ले और खुद ही रोटेट करने लग जाए। ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई मतलब व्हील पड़ा हुआ है अपने आप ही उसने एनवायरनमेंट से हीट ली और रोटेट करने लग गया, ऐसे तो अपन रोकेंगे कैसे, ठीक है। तो मतलब ये क्या है कि डायरेक्शन इसकी क्या होती है वो हमको फर्स्ट लॉ से पता नहीं पड़ती, जबकि चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर वो मूव कर रहा है, फ्रिक्शन है तो थर्मल एनर्जी में चेंज हो सकती है, हीट जनरेट होगी, फ्रिक्शन से हो जाएगा, लेकिन वो एनवायरनमेंट से हीट लेके खुद अपने आप रोटेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ की कि इन सब चीज़ों को नहीं बता सकते हैं, इसलिए फिर रिक्वायरमेंट हुई सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या करता है, ये हीट फ्लो की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। सेकंड लॉ जो है वो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को बताता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट दिए गए थे, एक तो दिया था केल्विन प्लांक ने, दूसरा दिया था क्लोसियस ने। इसको बोलते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं क्लोसियस स्टेटमेंट। इनके क्या स्टेटमेंट थे वो देखते हैं अब हम। तो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट तो ये था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क by taking heat from a heat source continuously and lowering its temperature below the temperature of surrounding, ठीक है। कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि हीट सोर्स जो है उससे कंटिन्यूसली हीट लेके वर्क किया जाए, इसका टेम्परेचर लो करे सराउंडिंग की टेम्परेचर से कम। एक्चुअली इसका जो सेंस था ना, अगर आप सेंस देखो तो मैंने डायग्रामेटिकली बनाया है, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो अभी हमने हीट इंजन में प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है ना,
कि ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो मैकेनिकल सिस्टम है, वो जो सोर्स T1 केल्विन पे है उससे हीट Q1 लेता है, W वर्क करता है और Q2 हीट जो है वो सिंक को ट्रांसफ़र कर देता है जो कि T2 केल्विन पे है। तो ये चीज़ तो पॉसिबल है, लेकिन ये क्या बता रहा है कि अगर हीट सिंक को ट्रांसफ़र नहीं की जाती है, ये जो हीट है, ठीक है, जो सिंक को अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं की जाती है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितना भी इसने Q1 हीट ली है वो W वर्क डन में चेंज हो जाए? तो केल्विन प्लैंक बोलता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यानी कि पॉसिबल प्रोसेस क्या है कि यहाँ से हीट ले, कुछ यूज़फुल वर्क करे एंड देन बची हुई हीट इधर ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन सारी हीट जो है वो कम्प्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए और इसको कुछ हो ही नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं हो, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये बोला था केल्विन प्लैंक ने। अब क्लॉसियस ने क्या बोला था? इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव अ डिवाइस विच वर्क्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस, एक डिवाइस जो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कर रही है एंड अनएडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी transfers heat from a system at a lower temperature to a system at a relatively higher temperature। यानी साइक्लिक एक डिवाइस है, साइक्लिक प्रोसेस कर रही है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी का हमने हेल्प नहीं ले रखी, यानी कोई भी एक्सटर्नल ओर से वर्क नहीं कर रहे हैं, और ट्रांसफ़र करें हीट फ्रॉम अ सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर टू सिस्टम एट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, और हीट का ट्रांसफ़र लो से हाई टेम्परेचर में हो। ये पॉसिबल है कि अभी भी जो मैंने पुराना एग्जाम्पल बताया था इसमें बताया था हीट हमेशा स्पॉन्टेनियसली हाई टू लो टेम्परेचर फ्लो होती, लो से हाई टेम्परेचर तक नहीं फ्लो होती, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला है कि जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंसी हम यूज़ ना लें, बाहर से वर्क ना करें, तब तक हीट जो है वो लो से हाई टेम्परेचर में फ़्लो नहीं हो सकती है, रिलेटिवली हाई, ठीक है, यानी वो उससे ज़्यादा हाई हो टेम्परेचर तो फ्लो नहीं होगी। दैट इज़ इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर सिस्टम टू अ हाई टेम्परेचर सिस्टम बाय इटसेल्फ। ओके, जैसे कि इसके अंदर तो क्या है, ये T1 केल्विन, ये T2 केल्विन, ये इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब यहाँ से तो क्या, ये जो मैकेनिकल सिस्टम है ना, ये W वर्क यहाँ पर कर रहा है। अब यहाँ पर यानी एक्सटर्नल वर्क कर रहा है, तो इस एक्सटर्नल वर्क करने की वजह से यहाँ से लोअर टेम्परेचर से हीट हायर टेम्परेचर वाले सिस्टम को ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर ये मैकेनिकल सिस्टम ना हो, वर्किंग सब्सटेंस ना हो, यानी बाहर से कोई वर्क नहीं किया जाए, तो इस केस के अंदर लो से हाई तक अपने आप खुद जो हीट है वो फ्लो नहीं कर सकती, ठीक है। आया समझ में? ये था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये था क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब देखिए, ये जो केल्विन प्लैंक का और क्लॉसियस का स्टेटमेंट ना, ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी क्या है, दोनों का जो सेंस निकल रहा है ना, वो एक ही सेंस निकल रहा है। अगर कोई प्रोसेस है वो केल्विन प्लैंक को वायलेट करता है, ठीक है, स्टेटमेंट को, तो वो क्लॉसियस को भी करेगा। और अगर किसी प्रोसेस में हम चेक करते हैं कि क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है वो वायलेट हो रहा है, इसका मतलब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी वायलेट हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। एक अगर वायलेट है तो दूसरा अपने आप ही वायलेट हो ही रहा होगा। और अगर कोई सिस्टम ऐसा है जो इन स्टेटमेंट्स को वायलेट करता है, तो वो क्या एक और चीज़ वायलेट करेगा, जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी है उसको भी वायलेट करेगा, ठीक है। Any process which violates Kelvin-Planck statement also violate Clausius statement. Both statements are equivalent, and any process which violates this statement would also violate the principle of increase in entropy. Entropy क्या होती है? जो सिस्टम है उसमें रैंडमनेस जो है, जो डिसऑर्डर है, उसका जो मेजरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी इज अ मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी क्या होता है। तो ये बोलता है कि जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है। यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती, क्योंकि पूरा यूनिवर्स को जब हम कंसिडर करते हैं ना, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह हो जाता है, ठीक है ना। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये तो हम आगे क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए, डेल्टा एस यूनिवर्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। अब ये 0 कब होगा, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, उस केस के अंदर डेल्टा एस जो है यानी चेंज इन एंट्रोपी 0 हो सकती है। और अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो उस केस में डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी जो है वो 0 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज। वही कि यूनिवर्स कहता है आइसोलेटेड सिस्टम था ना, तो इस तरह से कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में इसका मतलब कि वो जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ में ना तो मैटर एक्सचेंज कर रहा है ना ही एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में उसकी एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती है, ठीक है, ये हो गया। अब मैथमेटिकल फॉर्म अगर मैं लिखती हूँ सेकंड लॉ की, तो वो क्या हो जाती है,
ds is equal to dq divided by t. Here ds is change in entropy, dq is change in heat divided by t. तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्या गेट वगैरह में नॉर्मली जब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं ना, उसमें इन्हीं सबको ये जो कंसेप्ट है ना, जैसे इसको इस फॉर्म में लिख दिया है कैसे भी करके, इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए आपको इस चीज़ का पूरा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या स्टडी किया, हीट इंजन क्या होता है उसके बारे में देखा। देन हमने देखा कि फर्स्ट लॉ जो है उसकी लिमिटेशन क्या है, एग्जाम्पल से कंसिडर किया। देखिए, जो एग्जाम्पल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ऐसा कुछ रिटर्न मटेरियल करके प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, एग्जाम्पल सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। तो आप लोग चाहे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ में कीवर्ड की फॉर्म में उनको लिख सकते हैं, ताकि जब भी वापस पढ़ें तो रिकॉल हो जाए। इन एग्जाम्पल से क्या कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद में हमने फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन, सेकेंड लॉ की नीड क्यों है वो, सेकेंड लॉ के दोनों स्टेटमेंट क्या कहते हैं, उनका डायग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन देखा। देन हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म वगैरह देखी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम कार्नोट साइकिल के ऊपर बात करेंगे, उससे क्वेश्चन जो आते हैं यानी उनके अंदर जो बेसिक फार्मूलाज वगैरह है उन सब का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।